अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समंदरी तूफान मिचांग तेजी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। चेन्नई में इतनी तेज बारिश हो रही है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह सड़कों पर तैरती भी नजर आ रही है। आज यानी 5 दिसंबर की दोपहर तक समंदरी तूफान मिचांग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा सकता है। तूफान के टकराने से पहले ही मशरकी साहिल की 5 रियासतों में अलर्ट कर दिया गया है। वाज़ेह के ये तूफान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के दरमियान जमीन से टकराएगा, जिसके बाद इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। चेन्नई में शदीद बारिश की वजह से 12 परवाजें मनसूख कर दी गई है। साथ ही कई ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई है। इसके अलावा स्कूलों में भी आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। चेन्नई में शदीद बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत की भी खबर है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो इमदादी इक़दामात करने के लिए हाई अलर्ट रहें। आंध्र प्रदेश में शदीद तूफान के असरात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 8 अजला तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, मगरबी गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा के लिए अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पर पानी भर चुका है और पूरा इलाका डूब गया है, जिसकी वजह से परवाजें मुतासिर हो रही हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज मंगल की सुबह दिल्ली भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। सुबह 7 बजे रिकॉर्ड किए गए सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक आज मंगल की सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340, अशोक विहार में 315, ITO दिल्ली में 307 और जहांगीरपुरी में 332 रिकॉर्ड किया गया। रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी की गैर मामूली और हैरानकुन कामयाबी के बाद हालांकि इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जाएगा, ताहम यहां से बतौर उम्मीदवार उतारे मरकजी वज़रा, अरकान पार्लिमान और कई सीनियर लीडर वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं। इनमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, मरकजी वजीर बराए ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के नाम काबिल जिक्र हैं। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली की 163 सीटों पर कब्जा करके बीजेपी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। यहाँ हुकूमत मुखालिफ लहर के अंदेशों को देखते हुए बीजेपी ने न सिर्फ ये कि शिवराज सिंह चौहान को वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाने से गुरेज किया, बल्कि अपनी इंतखाबी मुहिम और सोशल मीडिया मुहिम में भी इनकी तस्वीरों से गुरेज किया। असेंबली इलेक्शन जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, वहीं 6 अरकान पार्लिमान, जिनमें से 3 मरकजी वजीर हैं और एक पार्टी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया था। उसी वक्त ये बहस शुरू हो गई थी कि बीजेपी अगर अपना इख्तिदार बचाने में कामयाब हो जाती है तो अगला वज़ीर आला इन 7 लीडरों में से कोई हो सकता है। ताहम अब जबकि मध्य प्रदेश में मिली कामयाबी तौक़े से कहीं ज़्यादा है, एक बार फिर शिवराज सिंह का नाम ही वज़ीर आला के तौर पर गश्त कर रहा है। राजस्थान में नताज के ऐलान के बाद हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया ने कई अरकान असेंबली को अपनी रिहाइशगाह पर ईशाइया की दावत दी है। इसे रियासत में वज़ारत आला के लिए शुरू हुई रसाकशी के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे के ताल्लुकात मरकजी क़यादत से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ताहम नताइज के बाद बतौर वज़ीर आला इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 70 साला वसुंधरा राजस्थान में 2 बार बीजेपी को शानदार फतेह दिला चुकी है। वो बीजेपी के बानियों में शामिल विजय राजे सिंधिया की बेटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की फूफी हैं। इनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघावाल, करोड़ी लाल मीणा और CP जोशी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया है, इसमें बतौर वज़ीर आला हालांकि रमन सिंह का नाम ही गश्त कर रहा है, मगर रियासती बीजेपी के सदर अरुण साव भी दौड़ में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आज दिल्ली में बीजेपी की मरकजी क़यादत में शामिल कई लीडरों ने छत्तीसगढ़ के लिए नए वज़ीर आला के नाम पर गौर व किया है। रिपोर्टों के मुताबिक ज़ाफ़रानी पार्टी छत्तीसगढ़ नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी वज़ारत आला के लिए लीडरों का इंतखाब कर चुकी है। ताहम इसका ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के गैर मुतवक्के और हैरानकुन नताइज के बाद एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर उठ रहे सवालों को तक़वियत बख्शते हुए शिवसेना के लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि 3 रियासतों में बीजेपी की जीत अवाम का फैसला नहीं बल्कि वोटिंग मशीनों का फैसला है। शिवसेना लीडर के मुताबिक इंतखाबी नताइज गैर मुतवक्के और हैरान कर देने वाले हैं, मगर हमसे तौक़े की जाती है कि हम जमहूरी अमल का एहतराम करें।
संजय राउत ने मजीद कहा कि जब फैसला आपकी पार्टी के खिलाफ जाता है तो आपको इसे कबूल ही करना पड़ता है, मगर मध्य प्रदेश के जो नतायज हैं वो हैरानकुन ही नहीं बल्कि चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों के नतायज को अवाम का फैसला नहीं बल्कि ईवीएम का फैसला समझा जाना चाहिए, मगर इसे जूं का त्यों कबूल करना पड़ता है। शिवसेना लीडर ने इसके साथ ही बीजेपी को चैलेंज किया और कहा कि मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन मुनक्किद करवाएं, हम इन्हें दिखा देंगे कि नतीजा क्या आता है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इन शहरियों के शुबात को दूर करने के लिए इक़दाम करें जिनको ईवीएम पर शुबा है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर के ज़ेर एहतमाम हज 2024 के लिए दरख्वास्त फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का सिलसिला 4 दिसंबर से शुरू हो गया, जो 20 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। हज दरख्वास्त फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरे और जमा किए जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक आज़मीन हज की सहूलियात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के साथ ही एंड्रॉयड मोबाइल ऐप हज सुविधा के जरिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरे और जमा कराए जा सकते हैं। हज कमेटी ने मशवरा दिया है, फॉर्म भरने से पहले जुमला हिदायत और गाइडलाइंस को गौर से पढ़ लें। पीर को पार्लियामेंट के सरमा इजलास के पहले दिन 3 रियासतों में बीजेपी की फतह से सरशार बीजेपी के अराकीन ने लोकसभा में तीसरी बार मोदी सरकार के नारे बुलंद किए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐवान में जाने से कबल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त की झंझलाहट यहाँ ना निकाले। इजलास का आगाज 3 रियासतों में बीजेपी की फतह पर वज़ीर-ए-आज़म के पुरजोश इस्तकबाल के साथ हुआ। वहीं कुछ ही देर बाद रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने बीजेपी के रुकने पार्लियामान रमेश भदौरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से कार्रवाई 1 घंटे के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाया। नस्ल परस्ती की बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रही रियासत मणिपुर में इंटरनेट बहाल होते ही फिर तशद्दुद फूट पड़ा। रियासत के कोकी अक्सरियती जिले तेंगुपाल में फौज ने 13 लाशें बरामद की हैं, जिनके बारे में शुबा है कि यह हलाकतें मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान लड़ाई का नतीजा है। इस वाक़े ने रियासत में सब कुछ ठीक होने के रियासती हुकूमत के दावों को गलत साबित कर दिया है। राजस्थान में कमल खिल गया है, बीजेपी का भगवा इख्तिदार लौट आया है। रियासत को जल्द ही नया वज़ीर आला मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जीते हुए एमएलए काम पर लग गए हैं। ऐसे ही जयपुर शहर की हवा महल सीट से नवमुंतखब बीजेपी एमएलए बाल मुकुंदा आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसी अफसर को नॉनवेज की दुकानें हटाने को कह रहे हैं। वहीं खबर है कि मेंबर असेंबली के हुक्म पर अफसर कार्रवाई भी करने पहुंच गए। जयपुर शहर में हवा महल असेंबली हल्के में जोरावर सिंह गेट से लेकर करबला तक नॉनवेज की दुकानें, बुच्चर खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। न्यूज़ एरिना इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में बाल मुकुंदा आचार्य फोन पर किसी अफसर से बात करते हुए नजर आए। जयपुर में चांदी की टेक्सटाइल इलाके में सड़क से नॉनवेज की तमाम दुकानें हटा दिए गए। मेंबर असेंबली ने फ़ोन पर यह भी कहा कि इन नॉनवेज की दुकानों के लाइसेंस जांच करें, मैं आपसे शाम में रिपोर्ट लूँगा। रिपोर्ट आप देंगे या मुझे आना पड़ेगा आपके ऑफिस। उन्होंने अफसर से यह भी पूछा कि क्या सड़क पर खुलेआम नॉनवेज बेचा जा सकता है, फौरी तौर पर इसे हटाने को कह रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पीर की दोपहर का है। इसके बाद हवा महल असेंबली हलकों में मुस्लिम ताजिरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और इनकी दुकानें जबरन हटा दी गई। इस दौरान रुकने असेंबली के हामियों ने मुसलमानों को गंदी गालियां भी दी हैं, जो वीडियो में रिकॉर्ड की गई। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत आते ही गुंडागर्दी शुरू हो गई है और मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। जय श्री राम के नारों के दरमियान धमकियां दी जा रही है। पिछले 10 सालों से हो रहे मजालिम को देखते हुए भी मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से इनके वोट मुनक़सिम हुए हैं और ये आज ये हालात देख रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को तश्कील हुकूमत के लिए अवाम ने अक्सरियत तो अता कर दी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के नाम पर इत्तेफाक राय ना होने के सबब हलफ बर्दारी में ताखीर हो रही है। कांग्रेस के नवमुंतखब अरकान असेंबली का आज हैदराबाद में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को नए कायदीन के इंतखाब का इख्तियार दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार और AICC के मुबस्सिरीन ने नवमुंतखब अरकान से अलहदा बातचीत करते हुए राय जानने की कोशिश की। बताया जाता है कि बेशतर अरकान में रेवंत रेड्डी के आइंदा चीफ मिनिस्टर के तौर पर तकर्रुर की तायीद की है, जबकि बाद सीनियर कायदीन कर्नाटक फार्मूले पर अमल करने पर इसरार कर रहे हैं। इनका कहना है कि रेवंत रेड्डी पार्टी में नए हैं, लिहाजा कर्नाटक की तरह सदर प्रदेश कांग्रेस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया जाए और कांग्रेस के किसी सीनियर कायद को CLP कायद मुकर्रर करते हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पर
हलफ दिलाया जाए। इत्तलात के मुताबिक सीनियर अरकान ने BC तबके या फिर SC तबके से चीफ मिनिस्टर मुंतखब करने की सिफारिश की है। चीफ मिनिस्टर के मसले पर पार्टी अरकान में इख्तिलाफ राय के नतीजे में कांग्रेस हाईकमान ने फैसले में ताख़ीर कर दी है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पीर की रात चीफ मिनिस्टर की हलफ बर्दारी का फैसला किया गया था ताकि नज़्म व नस्क को कंट्रोल में लिया जाए। कांग्रेस में हमेशा की तरह ग्रुप बंदियों और रेवंत रेड्डी के नाम पर इख्तिलाफ राय के सबब कर्नाटक की तरह हाईकमान को फैसला करने में दुश्वारी हो रही है। सदर BRS व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो नई तश्कील पाने वाली हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है। फार्म हाउस एरावली में पार्टी के 39 मुंतखब अरकान असेंबली से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम के फैसले का हर एक को एहतराम करना चाहिए और अवामी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने का उन्होंने मशवरा दिया। KCR ने कहा कि दस्तूर के मुताबिक BRS हुकूमत को आइंदा साल 16 जनवरी तक हुकूमत करने का मौका था, ताहम अवाम के फैसले के मुताबिक हम अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए हुकूमत से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा कि अनकरीब तेलंगाना भवन में एक इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी लीडर का इंतखाब भी कर लिया जाएगा। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने मुंतखब होने वाले तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह उन्होंने इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 हुए कायदीन की हिम्मत अफजाई की और अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए अपनी खामियों को दूर करने और अवामी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे के बजाय उल्टा कमी हो चुकी है। असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की तायद हासिल करने इस बार BRS और कांग्रेस दोनों ने काफ़ी मेहनत की और मुख्तलिफ मुस्लिम जमातों और तंजीमों से रुजू होकर तायद की अपील की। मुसलमानों के वोट की अहमियत के पेश नज़र उम्मीद की जा रही थी कि BRS और कांग्रेस से इंतखाबी मैदान में मौजूद मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होंगे और असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा होगा, लेकिन नताइज के बाद सूरत हाल उलट गई। गुज़िश्ता असेंबली में मुस्लिम अरकान की तादाद 8 थी, जो इस मरतबा घटकर 7 हो चुकी है। कौंसल में मुस्लिम नुमाइंदगी 3 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें BRS के 1 और मजलिस के 2 अरकान हैं। असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने 118 हल्कों से मुकाबला किया और 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जबकि BRS ने 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि BRS से बोधन के सिटिंग रुकने असेंबली आमिर शकील के अलावा कांग्रेस से मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद अर्बन से, मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स और फेरोज खान नामपल्ली से कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन तीनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके अलावा मलकपेट और कारवान से भी कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। BRS ने बहादुरपुरा और चारमीनार असेंबली हलकों से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन पुराने शहर के हल्केजात से मजलिस के मुकाबले कांग्रेस की कामयाबी मुमकिन नहीं और उमूमन रस्मी अंदाज में अहम पार्टियां पुराने शहर में अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। असेंबली में मजलिस के अरकान की तादाद 7 बरकरार रहेगी। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बावजूद मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी पर मुस्लिम वोटर्स का एहसास है कि अहम पार्टियां अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद के राय दहिंदों ने BRS की लाज रख ली। BRS को 119 रुकनी असेंबली में 39 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, जिनमें से 16 असेंबली हल्केजात ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि रियासत के दीगर अजला में BRS को सिर्फ 22 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। नताइज के तज्जिये से पता चलता है कि ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस की लहर नहीं देखी गई और बेशतर हल्केजात में BJP दूसरे नंबर पर रही। दही इलाकों में BRS को ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि शहरी इलाकों में राय दहिंदों ने BRS के हक में वोट देकर 16 नशिस्तों पर कामयाबी दिलाई है। अगर शहरी इलाकों में भी कांग्रेस की लहर होती तो शायद BRS को 20 या 25 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ता। नताइज के बाद BRS कायदीन ने तस्लीम किया है कि ग्रेटर हैदराबाद के राय दहिंदों ने एक मुस्तहकिम और मजबूत अपोजिशन का मौका अता किया है। सरबराह BRS KCR को 40 साल बाद इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो 1983 के बाद पहली मरतबा शिकस्त से 2-4 हुए हैं। हल्के कामारेड्डी से इन्हें BJP उम्मीदवार ने शिकस्त दी। KCR ने पहली मरतबा 1983 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सिद्दीपेट से मुकाबला किया था, जहां इन्हें नाकामी हुई थी। इसके बाद तकरीबन हर इंतखाब में वो कामयाब रहे। तहरीक तेलंगाना के दौरान उन्होंने ओहदों से मुस्तफ़ी होकर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। KCR ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स और वक़ार के नाम पर तहरीक के दौरान 1 से ज़ायद मरतबा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। 2023 इंतखाबात में KCR ने हल्के गजवेल के अलावा कामारेड्डी से भी मुकाबला करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया था, लेकिन इब्तिदा से यह दावा किया जा रहा था कि इन्हें दोनों नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी और किसी एक नशिस्त वो मुस्तफ़ी होंगे, लेकिन कामारेड्डी से KCR की नाकामी इनकी दूसरी शिकस्त है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में दारुस्सलाम में मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में अकबरुद्दीन अवैसी,
कायदे मजलिस को 5वीं मरतबा मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी का फ्लोर लीडर मुंतखब किया गया। इजलास में अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुक़न्नना अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर मुहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बाज़ लोग तेलंगाना में तब्दीली की हवा और सुनामी जाहिर कर रहे थे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस और BRS के वोटों के दरमियान में सिर्फ 2% का फर्क रहा, लेकिन चूंकि यह अवाम का फैसला है इसलिए हम इसे कबूल करते हैं। नई हुकूमत के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं वो इसे पूरा करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपोजिशन पार्टी का सरगर्म रोल अदा करेगी और हम हुकूमत का एहतसाब भी करेंगे। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस ये चाहेगी कि तेलंगाना में अमन व इस्तेहकाम रहे, तरक्की का सिलसिला जारी रहे, किसी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इस सिलसिले में हमारा ताउन हमेशा दस्तयाब रहेगा। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने निज़ामाबाद, मुधोल, निर्मल, करीमनगर और दीगर हलकों के बारे में इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बातें बताई थी, आज इस बारे में बहुत से लोग मुंह छुपा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की 8 नशिस्तें आई हैं तो इसके लिए वो लोग जवाबदार हैं जिन्होंने इसमें रोल अदा किया है।